पॉइंट नंबर बी, ये भी एग्जाम्प्ट है जी, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय वर्किंग एट द माइनिंग साइट और ऑन श्योर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट। ऑन श्योर समझते हैं, ऑयल एक्सप्लोर जहां से किया जा रहा है वहां पर आपको रहने को दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, डैम साइट, पावर जनरेशन साइट या ऑफ शोर साइट, ठीक है, जिसमें आप साइट से दूर कहीं पे रह रहे हैं। विच इज टेम्परेरी इन द नेचर हैविंग द प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया समझते हैं, जितना बना हुआ एरिया होता है, जैसे आपका घर लेटर से 300 स्क्वायर यार्ड में, उसमें आपने बनाया सिर्फ 200 गज है, ठीक है। सो दैट जो प्लिंथ एरिया वो 200 गज को माना जाता है, मतलब कंस्ट्रक्टेड एरिया। प्लिंथ एरिया उसके अंदर 800 स्क्वायर फीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इज लोकेटेड नॉट लेस देन 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी और द कंटोनमेंट बोर्ड। और वेयर यू आर लोकेटेड इन द रिमोट एरिया। रिमोट एरिया मतलब जिसके जो कम से कम 40 किलोमीटर दूर हो जी फ्रॉम एनी एरिया जहां की पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा ना हो, ऑल इंडिया सेंसस के हिसाब से। लेटेस्ट पब्लिश्ड अभी 2011 का ही है, ठीक है। 2021 की तो अभी काउंट, पॉपुलेशन काउंट अभी आया नहीं है। फाइन, ये दोनों केसेस में एग्जाम रहेगा। सुन लीजिए, पहले नेचर समझा देता हूं, फिर ये थोड़े से फैक्ट्स में जाएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत ज्यादा टेक्निकल है, जिसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप सुन लीजिए है क्या। मैंने गवर्नमेंट को बोला कि सर मैं इस रेंट फ्री अकोमोडेशन पे टैक्स नहीं दूंगा। कहते क्यों, आप टैक्स क्यों नहीं दोगे, आप क्यों कहते हो कि ये एग्जाम्प्ट हो। मैंने कहा कि सर मैं खुद भी ढूंढ लेता वहां पे घर, ठीक है, बट कोई जगह तो हो। हाँ, आप मेरे को ले गए डैम के पास और आप बोलते हो कि जी आप हमारे इंजीनियर हो और आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, रात को 3 बजे भी आना पड़ता है और दिन में 3 बजे भी आना पड़ता है। तो मैं अगर, और वो बड़ा रिमोट एरिया है, ठीक है, और 40 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, तो मैं जंगल में तो रह नहीं सकता, और अगर मैं शहर में रहूंगा तो मैं इतनी जल्दी आ नहीं सकता, ठीक है, और मेरे को बार बार आना होता है। तो इन्होंने मेरे को बोला कि सर आप यहीं पे रुक जाओ, हम आपके लिए एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, आप यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। अब मैं वहां पे रह रहा हूं मजबूरी में, ठीक है, और आप बोलते हो कि मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रखी है, इसके ऊपर टैक्स दो, ठीक है। मैं यहां पे कोई शौक से नहीं रह रहा, ठीक है, और यहां पर मेरे को बहुत ज्यादा कोई अमेनिटीज भी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये तो एरिया इतना दूर है, मेरे को यहां पे रहना पड़ रहा है। ये एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। आपने अगर देखा हो पीछे केप्स मार्केट में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो उन्होंने वो ऑफिसेज बना रखे थे कंटेनर्स के अंदर, जो जिसके अंदर सामान लेकर जाते हैं। तो वो कंटेनर्स आजकल वो 4 दीवारी है जी, फ्लोर और छत सब कुछ है, उसके अंदर वो एसी भी लगवा देते हैं, अंदर 2-4 टेबल्स और रोशनदान और वो भी खिड़कियां और दरवाजा लगा देते हैं। दैट इज वेरी इजी टू यूज। पुल बन रहा है, ठीक है, सो पीएयू गेट नंबर 1 के सामने ऐसे 4 कंटेनर बने हुए हैं, ठीक है। उसमें लोग वैसे रहते तो नहीं है, बट वो ऑफिस है, ठीक है। जो भी मैनेजर आता है, जो सुपरवाइजर आता है, तो वो आकर एसी में वहां पे अंदर बैठ जाता है और देख लेता है कि जी कितना काम हुआ और कितना नहीं हुआ, ताकि उसे धूप में 2-4 घंटे ना खड़े होना पड़े। ये बात समझ में आती है। तो अगर ऐसे ही हमारा कोई डैम बन रहा है और उसको हमने एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करके हमने मैनेजर को बोला सर आप यहीं पे रहोगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आबादी 8 किलोमीटर ही दूर थी फिर तो आप ये टैक्सेबल है। फिर हमने कहा फिर आप यहां पर एम्प्लॉयर के खर्चे पे क्यों रहते हो, फिर तो शहर अवेलेबल है, अंदर इतने घर बने हुए हैं, आप वहां पे जाके रहो, ठीक है। और अगर वो कहता है कि नहीं सर 8 किलोमीटर तक ना कोई घर है, प्लस ये रिमोट एरिया, दूसरा पॉइंट था रिमोट एरिया वाला, जिसके अंदर 40 किलोमीटर तक कोई भी नहीं था, तो वहां पे मेरी मजबूरी थी कि मेरे को रेंट फ्री अकोमोडेशन जो मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को दी है, मेरे को उसमें रहना पड़ रहा है, आप उस पर टैक्स मत लगा। क्लियर? अब दोबारा से पढ़ते हैं। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय वर्किंग एट माइनिंग साइट, जहां पे माइनिंग का काम चल रहा है, ऑन शोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, डैम साइट, पावर जनरेशन साइट और ऑफ शोर साइट, विच बीइंग अ टेम्परेरी नेचर। वो टेम्परेरी नेचर का, वो परमानेंट घर नहीं बनाकर दिया आपको, ठीक है, परमानेंट घर नहीं बनाकर दिया, वो टेम्परेरी नेचर का है जहां पे आप रहते हैं, और जिसका प्लेन्थ एरिया 800 स्क्वायर फीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इज लोकेटेड नॉट लेस देन 8 किलोमीटर अवे, और वो
8 किलोमीटर से कम दूर नहीं होना चाहिए, मतलब 10 किलोमीटर हो, 12 किलोमीटर दूर हो किसी भी म्यूनिसिपैलिटी से। बट अगर आप बोलते हो म्यूनिसिपैलिटी 2 किलोमीटर ही दूर है, फिर आप यहां पर क्यों रहते हो? ये टेम्परेरी के अंदर, फिर आप म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, शहर के अंदर जाकर रहो ना अच्छे से, ठीक है। इन दैट केस फिर तो पूरा शहर है ही है, तो अगर लुधियाना के शहर के अंदर वो प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहां पर ये अवेलेबल नहीं होगा। ये बात समझ में आती है। दूसरा, विच इज लोकेटेड इन द रिमोट एरिया। देखिए इसके अंदर टेम्परेरी नेचर वाली भी कंडीशन नहीं है और इसमें 800 स्क्वायर फीट वाली भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि आप रिमोट एरिया में हैं। अब रिमोट एरिया में जहां पे आपको ठहराया गया वो पक्का घर है और उसका एरिया भी कितना है, 8000 स्क्वायर फीट, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिमोट एरिया है। मैंने कहा सर और कहीं रहने को कुछ जगह मिलनी नहीं थी, कंपनी ने जो दिया मेरे को वहीं पे रहना पड़ता है, ठीक है। रिमोट एरिया है। रिमोट एरिया का मतलब कि कोई भी पॉपुलेशन जिसकी पॉपुलेशन 20,000 या उससे ज्यादा हो, वो 40 किलोमीटर के दूर दूर तक नहीं है। इन दैट केस कंपनी ने मेरे को जहां पे दिया वहीं पे मेरे को रहना मजबूरी है। इन दो केसेस में हम आपको एग्जाम्प्ट करते हैं। पॉइंट नंबर ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। 15 डेज ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर स्टे इन होटल विल बी एग्जाम्प्ट। और पॉइंट नंबर बी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप आगे लिख भी सकते हैं फास्ट रीड, इसको बहुत ज्यादा मेहनत लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, डबल एकोमोडेशन, जिसमें आपको 2 घर मिलेंगे, 2 घर, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जी ठीक है 2 घर ले लो, बट मैक्सिमम फॉर 90 डेज, ठीक है। लेट अस से दिल्ली के अंदर मेरे को एक घर मिला हुआ था और वहां पे मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, ठीक है। और आपने मेरे को बोला कि कल आपको मुंबई में जाना है। मैं कहा मैं रहूंगा कहाँ पे? वो कहते हैं वहां पे भी हमारा फार्म हाउस है, वो हमने खुलवा दिया, अब आप वहां पे स्टे करोगे। और वो कहते हैं दिल्ली वाला घर कल खाली कर देना। मैं कहा नॉट पॉसिबल, ठीक है। कल कैसे खाली हो जाएगा, ठीक है, इतना सामान है और मैं कल चल जाऊंगा, फैमिली तो बाद में आएगी, ठीक है। फिर बच्चों का स्कूल में एडमिशन है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, 10 और चीजें हैं, तो यहाँ पे वाइंड अप करते करते 1 महीना लग जाएगा। तो कहते हैं ठीक है 1 महीना वो घर भी लेकर रखो और 1 महीना आप दिल्ली वाला घर भी लेकर रखो, बट ज्यादा से ज्यादा 90 डेज तक आप डबल ऑक्यूपेशन करो। हम सिर्फ एक ही घर आपकी सैलरी में ऐड करेंगे, वो आप चूज कर लेना कौन सा। तो मैं कहा विच एवर इज लेस, ठीक है, जौन सा जिसकी वैल्यू कम बन रही होगी मैं तो वही चूज करूंगा, ठीक है। और 90 डेज के बाद फिर एक घर तो आपने खाली कर ही दिया होगा, बट अगर 90 डेज के बाद मैंने दोनों घर अभी भी ऑक्यूपाई कर रखे हैं, फिर दोनों ऐड मेक सेंस जी, बड़े रैशनल प्रोविजन है। वेयर ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर हाईलाइट करेंगे जी, ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन एट अ न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग व्हाइल रिटेनिंग द अकोमोडेशन एट द अदर प्लेस। नई जगह पे आपको नया घर मिल गया और पुराना भी आप रिटेन करके बैठे हैं, तो वहां पे पहले 90 दिन के लिए द वैल्यू ऑफ द पर्क ऑफ द वैल्यू ऑफ द अकोमोडेशन, जिसकी वैल्यू कम है। अगर मैं एक्ट खोल के बताऊं तो वहां पे लिखा है कि जी एट द ऑप्शन ऑफ असेसी, ठीक है। ऑथर ने लिख दिया कि वो ऑब्वियसली कौन सा चूज करेगा जिसकी वैल्यू कम आ रही होगी, एज पर द अबव रूल्स। अबव रूल्स आप समझते हैं, उसका अपना घर होगा तो 15%, 10% या 7.5%, अपना घर नहीं होगा तो फिर रेंट और 15% ऑफ द सैलरी। और 90 डेज के बाद दोनों घरों की वैल्यू उसकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। चलिए आगे नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 4। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में एक मैंने आपको बताया था पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट पे अगर कोई है, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और एक है जी गवर्नमेंट पोस्ट। ये सुन लेंगे जी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े 3-4 साल पुराना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं। सम ऑफ द क्लाइंट अप्रोच मी और उसने कहा कि सर आप ना मेरे साथ चलो। ही वॉज नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, ठीक है, बट बड़ा स्कीमी पर्सन और बड़ा ही जिसका जैक बड़ा स्ट्रांग हो, ठीक है, और मतलब लिंक्स बहुत अच्छे लिंक्स, ठीक है, पॉलिटिकल लिंक्स वेरी स्ट्रांग। एंड ही सेड कि सर मेरे को कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेना है PSPCL का, ठीक है, और पटियाला में इनका हेड ऑफिस है और वहां पर बिकॉज आप बड़े अच्छे से समझा दोगे, प्रेजेंट कर दोगे PPT और सारी प्रोजेक्शंस दे दोगे, तो आप मेरे साथ चलो, ठीक है, और आप मेरे को प्रेजेंट करवा देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसे सारा समझ लिया, प्रेजेंटेशन वगैरह सारी बना दी एंड वी वेंट देयर।
और वहां पर वो मेरे को किसी पॉलिटिकल पर्सन जो हेड ऑफ द PSPCL था उनके ऑफिस के अंदर लेकर गया और सारी हमने प्रेजेंटेशन दी, ठीक है। आई विल नॉट टेक द नेम्स ऑफ एनी पर्सन। जब बाहर आए तो मैंने उससे पूछा कि सर ये कौन है, ठीक है। तो वो कहता है कि जी ये तब अकालियों का वो था, ठीक है। अब तो जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, तो वो कहते कि जी ये अकालियों का पर्सन है। तो मैंने कहा PSPCL में कैसे है? तो वो कहता है कि ये पॉलिटिकल पोस्ट होती है PSPCL के अंदर, 5, 6, 10 पॉलिटिकल पोस्ट होती है, ठीक है। जो एम्प्लॉइज परमानेंट है वो तो है ही है। जब जौन सी सरकार आती है वो अपने नुमाइंदे, अपने रिप्रेजेंटेटिव इन मेन इंस्टीट्यूशंस में बिठाती है, ठीक है, ताकि इन पे भी वो कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो उस पर्सन को मैंने कहा सैलरी कौन देता है? PSPCL भी दे सकती है और पंजाब सरकार भी दे सकती है, क्योंकि उसको सरकार ने कहा है कि जी आप ऑफिशियली हमें रिप्रेजेंट करेंगे द PSPCL, और जब सरकार गिरेगी तो उसकी पोस्ट अपने आप वैकेट हो जाएगी। ये बात आपको समझ में, ठीक है। ऐसी हर जगह होती है, मेरे को तभी पता लगा, ठीक है। सेम वे मेरे नोन में कोई फैमिली के अंदर देवर पोस्टेड इन दैनिक भास्कर, ठीक है, और वो भी मतलब अकालियों के थ्रू देवर पोस्टेड, तो उन्होंने मीडिया में और जौन से भी बिग कॉर्पोरेशन उनके अंदर अपने लोगों को बिठाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द पॉलिटिकल पोस्ट। अब उनकी बात हो रही है वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनको रहने के लिए, पटियाला में रहने के लिए उस पर्सन को किसने दी? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी। द एम्प्लॉय हु इज सर्विंग ऑन डेप्यूटेशन with any body or the undertaking under the control of such government। PSPCL पे किसका कंट्रोल है? पंजाब सरकार का, और पंजाब सरकार ने अपने बंदे को वहां पर बिठाया और उसको रहने को भी प्रॉपर फार्म हाउस और बढ़िया जगह दी। तो कहते हैं द एम्प्लॉयर शेल बी द एम्प्लॉय, सॉरी द एम्प्लॉयर ऑफ सच एम्प्लॉय शेल बी डीम्ड टू बी दैट बॉडी और द अंडरटेकिंग जहां पे उसे डिप्यूट किया गया है। तो यहां पर एम्प्लॉयर कौन माना जाएगा? PSPCL। जबकि वो क्या कहता है कि मैं तो किसको सर्व करता हूं? गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को। मेरे को तो पंजाब गवर्नमेंट ने यहां पर भेजा है, ठीक है। लेकिन वो कहता है एम्प्लॉयर डीम टू बी दैट बॉडी जहां पर उसको डिप्यूट किया गया है। आर वी गेटिंग? और दूसरा वो कहता है द वैल्यू ऑफ पर्क ऑफ सच अकोमोडेशन शेल बी द अमाउंट कैलकुलेटेड एज इफ द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। पॉइंट नंबर 2 भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। यहां पर हमने कहा कि सर जिस घर में ये रहता है वो PSPCL का नहीं है, वो तो पंजाब सरकार का है। बट वो कहता है आप मान के चलो कि ये PSPCL का ही है, उसके एम्प्लॉयर का अपना ही है। एम्प्लॉयर किसको मानने को बोला पॉइंट नंबर ए में? PSPCL को। अब हमने कहा कि सर ये घर जिसमें ये रहता है ये ओन्ड है कि रेंटेड है? वो कहता है आप इसे ओन्ड ही मान के चलो, जबकि PSPCL के पास वो घर है नहीं, वो तो भारत पंजाब सरकार के पास है। तो कहता है द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट ऑन द अकोमोडेशन शेल बी कैलकुलेटेड एज इफ द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो ये देखिए जी, अब पिछले पेज पे जो वो एक वर्ड हमारे पेंडिंग रह गए थे, तो कहता है गवर्नमेंट अगर अपने एम्प्लॉइज को देती है या जो पोस्ट उन्होंने किए हुए हैं जी डेप्यूटेशन के ऊपर इन कनेक्शन विद द गवर्नमेंट अफेयर्स, ठीक है, तो उनको भी इसी के अंदर पॉइंट के अंदर लेकर आना है। तो वो जो पर्सन है जो लगे तो PSPCL या दैनिक भास्कर के अंदर है, वो भी गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉइज माने जाएंगे। और वो जिस घर में रहते हैं अगर उसको गवर्नमेंट दे रही है तब भी माना जाएगा कि वो उसके एम्प्लॉय का अपना घर, एम्प्लॉयर का अपना घर है।